अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और मैं आप लोगों से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करूंगा। और लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात की थी और किस तरीके से अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इस हवाले से भी मैंने आप लोगों से तफसीली अंदाज से बात की थी। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी हद तक बेस कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट के ऊपर ही। तो इट वुड बी बेटर कि आप जो है आज का लेक्चर देखने से पहले क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर लाजमी देख लें, देन फिर आज के लेक्चर पर आएँ। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कर रहा था तो वहाँ पे मैंने ये किया कि जब 4s2 और 3d4 था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4s2 और 3d4 था, तो मैंने उसको 4s1 और 3d5 कर दिया। यानी एक इलेक्ट्रॉन एस से उठा के डी में पुट कर दिया ताकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाए। और इसी तरीके से 4s2 3d9 था तो उसको 4s1 3d10 कर दिया। तो उसका रीज़न भी मैंने आप लोग को लिखवाया था। आज की इस क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बारी आती है तो जब आयनाइजेशन की बारी आती है तो इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव क्यों होता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब भी आयोनाइजेशन होती है तो आप ये बात याद रख लो कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और अगर आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4s है। और अगर आउटर मोस्ट शेल 4s है तो पहले इलेक्ट्रॉन वहीं से रिमूव होगा। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। कॉपर जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हो रही है 4s1 और 3d10 के ऊपर। लास्ट लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो। तो अगर कॉपर +1 लेट से है तो इलेक्ट्रॉन बेटा आउटर शेल से रिमूव होगा। और आउटर शेल कौन सा है? 4s है। तो ये बनेगा 4s0 और 3d10, इस तरीके से होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर शेल से रिमूव होता है और आउटर शेल हमारे पास यहाँ पे कौन है? 4s है। तो इसीलिए जब आयनाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जाके कहाँ से रिमूव होगा बेटा? आउटर शेल से रिमूव होगा। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई भी है कि आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड द फोर्थ ऑर्बिट विच कंटेन 4s is the outer that is far from nucleus as compared to the third which contain 3d. So electron will remove first from 4s orbit. Okay. अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर वही सारी बातें आपको नज़र आ रही होंगी जो ये आपके सामने राइट कॉर्नर पे इमेज है, जिसमें यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जा रही होती है। ये मैं लास्ट वीडियो में भी यह हिस्सा कवर कर चुका हूँ। ठीक है। अगर इस पे सरसरी सी और बात कर ली जाए तो आप यहाँ देखिएगा, लेट्स से स्कैंडियम है, उसमें 4s2 और 3d1 है। तो उसकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नज़र आ रही होगी कि 4s2 और 3d1। ठीक है। इसी तरीके से फर्दर कन्फिग्रेशन है। तो आप यहाँ देखें, ये जो आपके पास राइट कॉर्नर पे टॉप पर स्कैंडियम है उसमें वही तरतीब है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। खैर, मूव करते हैं अगली और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको कहा जा रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। और इस तरह के एलिमेंट को क्या कहा जा रहा होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का नाम दिया जा रहा होता है। और ये पूरी बात बेटा किस पे डिपेंड कर रही है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है। जहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे कि जिंक, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। और अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करा तो आप उसको पैरामैग्नेटिक नहीं बल्कि डाई मैग्नेटिक कह रहे होंगे। ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो। और ये होता किस वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि
मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो, जो मैग्नेटाइज ना हो सके, जैसे कि जिंक। इस तरीके के सब्सटेंस को क्या कह रहे होते हैं, डायमैग्नेट। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है। अगर मैं वापस पीछे वाली स्लाइड की तरफ आऊँ और आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पे अगर बेटा देखें इसको ज़रा गौर से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें, जिंक के जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन सारे कैसे हैं, पेयर्ड है। अगर आप इसको बगौर देखें बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, बॉटम पे। जबकि इसके अलावा अगर आप स्कैंडियम की बात करें तो उसके इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड है। ठीक है, अगर स्कैंडियम के अलावा, क्योंकि वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आ जाता है। अगर मैं बात कर ले तो वेनेडियम की, तो वेनेडियम में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे होंगे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो यानी वो क्या शो करेगा बेटा, वो आपके पास शो करेगा कौन सी प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो कर रहा होगा। ठीक है, अब अगली बात की तरफ आते हैं। अच्छा, इसी बात को अगर कंटिन्यू करें तो पैरामैग्नेटिज्म का सबसे अच्छा केस कहलाता है फेरोमैग्नेटिज्म। और फेरोमैग्नेट सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो आपके पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा शो कर रहे हों, जिसमें आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से मेटल्स आ जाते हैं, कॉपर और सॉरी आयरन, कोबाल्ट और निकल। इनको फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कह रहे होते हैं। नीचे जो एक एक्सप्रेशन दी हुई आपको नज़र आ रही है, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए है कि किस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए मैग्नेटिक मूवमेंट को रिलेट किया जा रहा होता है, और ये किस तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्दर प्रॉपर्टीज़ को बता रही होती है। एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर आपको लिखना हो तो आप अपनी बात को बस यहाँ पे ले जाके एंड कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। ये बार बार जो है इसको डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। अच्छा, आगे की तरफ अगर मूव करें तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई ट्रांजिशन एलिमेंट की, डैट इज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा होता ये है ट्रांजिशन एलिमेंट में जो 4s और 3d में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें एनर्जी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और जब एनर्जी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो 4s और 3d दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेने लग जाएंगे। और अगर दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेने लग गए तो होगा क्या कि वो एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, बल्कि एक से कई ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ है, द ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स, वो इसी वजह से है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A के एलिमेंट्स है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे होते हैं, ग्रुप 2A के एलिमेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे होते हैं। इसी तरीके से ग्रुप 3A के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहे होते हैं, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आने का रीज़न ये है कि 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस कम है। और एनर्जी डिफरेंस अगर कम है तो थोड़ी सी अगर एनर्जी ज़्यादा मिल जाए तो 4s और 3d दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन का हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे क्या नज़र आ रहा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन नज़र आ रही होती है। अच्छा, जनरली अगर देखा जाए तो तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता ही है, क्योंकि वो सबसे पहले 4s के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे होते हैं। उसके बाद 3d के इलेक्ट्रॉन जो है, अगर कोई और फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3d के इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर द रेफरेंस एक बात लिखी हुई है कि पूरे पीरियोडिक टेबल का जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाला एलिमेंट है वो मैंगनीज़ है, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, ये देखें 7 है, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, 7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाला एलिमेंट आ गया। वो भी इसी वजह से आप ये देखें कि एक फ़िक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ एक मसला ये है कि वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें आपके पास स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है।
और इस स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से जब छोटे एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट जब ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ इनको भेजा जाता है तो ये उनके एम्प्टी स्पेसेस को फिल कर रहे होते हैं। और अगर ये सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस को फिल कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे पास ये किसी किस्म की कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे होंगे। और क्योंकि हमारे पास किसी किस्म की कोई बॉन्ड फॉर्मेशन या प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे इस तरीके के कंपाउंड को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का नाम दिया जा रहा होता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इसलिए कहा जा रहा होता है क्योंकि कोई डेफिनाइट कंपोजिशन नहीं होती। अगर जैसे मैं आपको इसकी रेलेवेंट एग्जांपल यहाँ पे दूँ, क्या लिखा हुआ है, वही बात लिखी हुई है कि स्मॉल एलिमेंट्स जैसे कि स्मॉल एटम जो है आपके पास हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये जाके उसके लैटिस स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाएंगे और एड्जॉर्ब हो जाएंगे और किसी किस्म के एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर का कंपाउंड नहीं शो कर रहे होंगे। आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है उसमें एक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, उसमें यही तो है कि उसमें ये बात लिखी हुई होगी किताब में कि ट्रांजिशन एलिमेंट को हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन में यूज़ किया जा रहा होता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब हम होता क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के सरफेस के ऊपर छोटे एलिमेंट जाके अच्छे से एटम जाके अच्छे से एड्जॉर्ब हो जाते हैं और जब उनको हीट करते हैं तो वही पार्टिकल वहाँ से क्या करने लग जाते हैं, लीव करने लग जाते हैं। और इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी या इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी मेटल जैसी ही होती है, इस वजह से इनको मेटेलिक हाइड्राइड का नाम दिया जा रहा होता है। तो वहाँ पे लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये हिसाब किताब है कि वो छोटे एलिमेंट जाके रिजाइड कर गए और जब रिजाइड कर गए तो किसी किस्म का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं दिया। और सबसे अच्छी जो एग्जांपल है हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, वो है एलॉय। ठीक है, इसी तरीके से वो टाइटेनियम हाइड्राइड आप देख रहे हैं इस तरीके का 1.73, ये चीज़ आपने इससे पहले लिखी हुई कम देखी होगी या नहीं देखी होगी। वो इस वजह से क्योंकि बाकी तमाम जो एलिमेंट है वो एक स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन के कंपाउंड बना रहे होते हैं, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन के कंपाउंड बना रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी कैटालाइटिक फॉर्मेशन की। कैटालाइटिक फॉर्मेशन क्या है कि क्योंकि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट के सरफेस के ऊपर जाके, जैसे अभी हमने बात की हाइड्रोजन वाली, लेट से हाइड्रोजन गैस को ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ भेजा तो ट्रांजिशन एलिमेंट के वैकेंट स्पेसेस में जाके जो बहुत सारे लार्ज स्पेसेस हैं स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की वजह से उसमें जाके एड्जॉर्ब हो जाएगी और जब हम उसको हीट करेंगे तो वो ही हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ होने लग जाएगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को बहुत से रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा होता है और एज अ कैटलिस्ट यूज़ करने का बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होती है कि कोई भी सॉलिड का पार्टिकल जाके कोई भी गैस का पार्टिकल जाके सॉलिड के सरफेस पे होल्ड कर जाए। एक तो ये बात, तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की किस वजह से, एक तो एड्सॉर्प्शन और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना। अगली जो वीडियो आएगी मैं उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनते हैं ये सिखाऊंगा और उसके बाद मैं अगली बात ये बताऊंगा कि किस तरीके से इनऑर्गेनिक की आईयूपैक नेमिंग की जाती है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सारी बात को बड़े तफसीली अंदाज से लिखा हुआ है कि जैसे निकल जो है इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज़ किया जा रहा होता है, इसी तरीके से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज़ किया जा रहा होता है कॉन्टैक्ट टावर के अंदर, और इसी तरीके से अमोनिया की प्रिपरेशन के अंदर हैबर्ट प्रोसेस में आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा था। और इनको कैटालाइटिक प्रॉपर्टी किस वजह से है, ड्यू टू एड्जॉर्प्शन और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आज की वीडियो में मैंने आपसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक डिस्कस किए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक की आईयूपैक नेमिंग पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।